हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो बहुत सारे बच्चे अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे होंगे और अब नीट में 8 महीने के अराउंड का टाइम बचा है। और अगर आप लोगों को ये डाउट है कि क्या अब भी सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं, क्या अभी अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा हो सकता है और कैसे करना है, किस तरह से हमें करना है, सो डोंट वरी। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना सारा सिलेबस 2.5 मंथ में कंप्लीट कर लिया था और कैसे आप लोग भी कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगी एंड आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड आई गारंटी यू यू वोंट रिग्रेट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। देखो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो और आप इस टेंशन में हो कि क्या अभी भी पॉसिबल है, क्या कर सकते हो, क्या आपको सेल्फ डाउट अगर हो रहा है इस चीज़ का, तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे पास 4 महीने थे और मैंने उस टाइम पे 2.5 मंथ में अपना सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया था। तो अगर उस टाइम मैं भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट रखती, ये सोचती कि यार अब तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा ओवर थिंक करती, तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। उस टाइम मेरे पास 4 महीने थे, बट व्हाट आई डिड, मेरे को ये था कि जितना टाइम अब मेरे पास बचा है मुझे उसमें अपना 100% देना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि यार मेरे पास टाइम तो था, मुझे कर लेना चाहिए था, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए था। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए मैंने अपना पूरा 100% दिया। तो अभी आप लोगों के पास 8 महीने का राउंड का टाइम बचा है। तो अगर अभी आप लोग स्टार्ट करते हो, अपना 100% देते हो, तो डेफिनेटली आप सिर्फ क्रैक नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करोगे, अच्छे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओगे। इतना टाइम है आपके पास कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर अभी भी आप टाइम वेस्ट करोगे, जैसे अभी करते आ रहे हो, जितना टाइम आपने भी कर दिया वेस्ट ड्यू टू एनी रीज़न, अगर अभी भी वो करोगे तो फिर नहीं होगा। टाइम है तो यूटिलाइज करो ना, पूरा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, पूरा करके जाओ ताकि बहुत अच्छे मार्क्स से अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओ। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है, टाइम है तो पूरा अच्छे से करो। सो अब टाइम आ चुका है कि आप लोग सीरियस हो जाओ और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया और आप कैसे कर सकते हो, तो सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आती है बात आपकी प्लानर की, टारगेट्स की, जिसके थ्रू हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं वीक में। तो वो मैंने कैसे किया था, मैंने कोई प्लानर नहीं बनाया था। तब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने दूसरे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने मॉक टेस्ट उठाया, मॉक टेस्ट का सिलेबस देखा और मैंने इसको फिक्स कर दिया कि यार मुझे 2 हफ्ते बाद ही मॉक टेस्ट देना है। और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके जो चैप्टर्स थे मैंने उसे अपना टारगेट बना लिया। वो मेरा प्लान था कि यार मुझे 2 हफ्ते में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद एंड में मुझे मॉक टेस्ट देना और इन चैप्टर्स को फाइनलाइज करना है। तो ये मेरा टारगेट था। मैं इस तरह से पढ़ती थी, मैं पहले मॉक टेस्ट लेती थी, देन उसका सिलेबस कंप्लीट करना, फिर मॉक टेस्ट को देना, फिर दूसरा उठाना, वो करना। तो इस तरह से मैंने किया था और इस तरह से मेरा जो सिलेबस है 2.5 मंथ्स के अराउंड में कंप्लीट हो गया था। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मेरे वीक थे, मतलब वो मैं मॉक टेस्ट के लिए करा तो था बट इतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। तो उनको फिर मैंने बाद में रिवीजन के साथ साथ करा था, क्योंकि जब भी मॉक टेस्ट की तैयारी करते हो तो जितना भी सिलेबस है सारा एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ होगा कि एक चैप्टर आपको थोड़ा वीक रह जाएगा, या कोई एक चैप्टर जिसकी अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाई होगी, तो कुछ ना कुछ वीक रह जाता है। तो जो जो मेरे हर मॉक टेस्ट में चीज़ें वीक हो गई थी, जो जिन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, उनको फिर मैंने बाद में रिवीजन के साथ कंप्लीट किया था। तो इस तरह से मैंने किया था और मेरा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर अप्रैल मैंने पूरा दिया था फुल मार्क्स और रिवीजन। तो मैंने प्लानर को छोड़ के मॉक टेस्ट को चूज़ किया। इसके पीछे एक रीज़न था। अगर मैं प्लानर चूज़ करती तो ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत कम था। अगर मैं प्लानर स्टार्ट करती तो क्या होता, मैंने एक दिन पढ़ा, मैंने दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन मेरा बैकलॉग हो गया, मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, कुछ भी रीज़न हो गया। फिर चौथे दिन मैं जाती, दूसरी वीडियो देखती, उसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा प्लानर बनाती, मैं रीस्टार्ट करती और इसी चक्कर में मैं रह जाती। ये चक्री घूमती चली जाती और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूँ और मैं रिस्क लूँ, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी थी। प्लानर में यूजुअली यही दिक्कत होती है, जब हम प्लानर बना के करते हैं तो अगर हमने लिखा कि इस वीक में हमें ये चैप्टर्स करने हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्ट तो किया, हमारी स्टार्ट तो अच्छी होती है, पर बीच में जैसे ही हमारे हल्का सा भी बैकलॉग स्टार्ट हो जाता है क्रिएट होना, तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं और फिर हम रीस्टार्ट कर देते हैं और इस चक्कर में कभी हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। सो फॉर दिस रीज़न मैंने मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी दी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मॉक टेस्ट को टारगेट बना के करूँगी तो अगर मान लो मेरा किसी भी रीज़न से बैकलॉग हो भी जाता है, तब भी मुझे पता है कि यार मेरे को 2 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट देना है और वो नहीं चेंज हो सकता, वो फिक्स है कि वो देना है। तो मैं बैकलॉग के बाद भी पढ़ूंगी, मैं अगले दिन फिर ट्राई करूंगी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने का, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, तो मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक दिन नहीं भी पढ़ पाई, ज़्यादा मेरा बैकलॉग हो भी गया, जितना मैंने शायद सोचा हो उस दिन पढ़ने का उतना नहीं हो पाया, पर अगले दिन मेरे को करना पड़ेगा। मैं छोड़ नहीं सकती बीच में, जैसे प्लानर की केस में बीच में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये होना चाहिए कि अगर आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर रहे हो तो बीच में गिव अप का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे भी ऐसा किया कि आपने 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरे दिन आपके बैकलॉग हुए और फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने रीस्टार्ट कर दिया कि अब ये मॉक टेस्ट को हम 3 दिन बाद दे देंगे और ऐसे कर दिया, तो फिर पॉसिबल नहीं है फिर तो।
तो अगर आप मॉक टेस्ट को भी शिफ्ट कर दोगे तो फिर ये चीज़ भी फेल हो जाएगी, फिर तो इसके थ्रू भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता। तो अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हो मॉक टेस्ट के साथ-साथ जैसे मैंने किया था, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठानी होगी कि यहाँ पे गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ना ही मॉक टेस्ट को आगे कर सकते, ना ही पीछे कर सकते और आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उस दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, छोड़ दिया, मन नहीं किया, सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ये सब हरकतें नहीं करनी है, आपको देना पड़ेगा। चाहे आपने 10 में से 5 चैप्टर करे हो, 6 करे हो, आपको देना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा। नाउ इट्स हाई टाइम कि आप ये गिव अप करना छोड़ दो। अगर आपका कहीं पे भी बैकलॉग हो गया, कहीं पे भी अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई, तो छोड़ के रीस्टार्ट कर देते हैं। नहीं, उसको देखो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते बार बार। अगर डिसिप्लिन हो कि मॉक टेस्ट आगे शिफ्ट नहीं होगा और जिस दिन आपने सोचा है उसी दिन दोगे, चाहे कितनी भी प्रिपरेशन हुई हो, और उसको कंप्लीट करने के लिए सिलेबस को आप लास्ट डे तक पूरी मेहनत करोगे, देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर सिलेबस। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। बस इसमें आपकी डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कर लो और कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो। बिकॉज इसके ऊपर आपके ऊपर कोई चेक नहीं रखेगा कि आपने मॉक टेस्ट दिया है या नहीं दिया। ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने दिया या नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे खुद के साथ बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और एक और बेनिफिट मुझे लगता है इस वाले तरीके से, अगर हम प्लानर से करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देंगे। कहते रहते हैं पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, पार्ट टेस्ट स्टार्ट कर दो, फुल मार्क्स के लिए मार्च अप्रैल रखो, तब से फुल मार्क्स देने हैं, तो अपना फरवरी तक पार्ट टेस्ट के थ्रू सारा सिलेबस कंप्लीट कर दो। सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी आप प्लानर को कंप्लीट करने के चक्कर में सिर्फ पढ़ते रह जाते हो। ना ही रिविजन हो पाती है आपकी, ना ही मॉक टेस्ट दे पाते हो। तो जितना आपने पढ़ा है ना, वो भी आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं। पढ़ने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उन चैप्टर्स में, क्योंकि आपने उन्हें पढ़ तो लिया लेकिन आपने मॉक टेस्ट देके देखा नहीं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको कितना आता है, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने उन चैप्टर को देखा ही नहीं, आपने उनकी एनालिसिस ही नहीं करी। तो इसलिए आपको हमेशा करने के बाद भी लगेगा कि यार मुझे वो नहीं आता, और वो करने के बाद भी आप उसे बैकलॉग ही मान के चलोगे। तो इसलिए ये गलती जो प्लानर के केस में हो जाती है ना, कि सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर पाते हो, पार्ट टेस्ट नहीं देते, वो यहाँ नहीं होगी। आपको पता है आपने 2 हफ्ते बाद असाइन कर रखा है कि आपको एक पार्ट टेस्ट देना है, तो आप दोगे। इससे आपके साथ-साथ पार्ट टेस्ट कंप्लीट होते जाएँगे, आप पार्ट टेस्ट देते जाओगे, आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, वो आप देखते जाओगे, उनकी मिस्टेक्स आपको पता लगेगी और वो चैप्टर आपके फाइनलाइज़ होते जाएँगे। तो बेस्ट वे है, आपको पार्ट टेस्ट बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यार सिलेबस कंप्लीट हो गया बट पार्ट टेस्ट नहीं दिया कोई भी, साथ-साथ सब हो जाएगा, सारे पार्ट टेस्ट दे पाओगे आप, फिर गलतियाँ देख पाओगे, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं दी, हमें तो प्लानर से ही करना है, हमसे इस तरीके से नहीं हो पाएगा, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्लानर से भी कर सकते हो। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक कि अगर कहीं पे भी बैकलॉग आए ना तो छोड़ना नहीं। अगर आप रीस्टार्ट करोगे ना तो बैकलॉग तो तब भी आएँगे, वो तो कहीं कभी भी आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो आने ही है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी प्रिपरेशन में कभी बैकलॉग ना हुआ हो, सबके में होता है। तो बैकलॉग से बचो मत, वो तो आएँगे, उनको बाद में कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो अगर आते हैं तो बार-बार उसे रीस्टार्ट मत करो, उसे कंटिन्यू रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी पार्ट टेस्ट का ध्यान रखना। अगर आप प्लानर के थ्रू कर रहे हो तो टाइमली बीच-बीच में आपको अपने जितने चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो, आपको पार्ट टेस्ट देने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, जितना दोगे चैप्टर्स तभी आपको लगेगा कि आपको आता है, वरना वो बैकलॉग बनता जाएगा। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप पार्ट टेस्ट दो। अब 2 चीज़ें, अगर आपको ये कि दी हमें प्लानर कहाँ से मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लानर आप लोगों के लिए बना के डाल दिया है सितंबर टू फरवरी का, जिसमें आपको हर मंथ का मैंने बता दिया कि आपको हर मंथ में कौन से चैप्टर्स करना है, एंड आपका फरवरी एंड तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको ये कि दी हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो देखो, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप वहाँ के दे दो। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं ज्वाइन कर रखा है, या फिर अगर आपको और मॉक टेस्ट देने का मन है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहाँ से आप दे सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के सारे नीट लेवल है, तो कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, देना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे इतने सारे मॉक टेस्ट है कि आपको कमी नहीं होगी। यू विल गेट इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देयर। तो वहाँ से जाओ, यूज़ करो एंड अपने मार्क्स इंप्रूव करो। तो मैंने आपको प्लानर का बता दिया, मॉक टेस्ट का बता दिया। इसके बाद आते हैं कि मैंने लेक्चर्स कहाँ से देखे थे। तो देखो, मेरे पास क्योंकि सिर्फ 4 महीने बचे थे, तो मैंने वन शॉट्स देखी थी उम्मीद बैच के अपने टाइम पे, और मैंने 2x पे देखी थी ताकि मेरा टाइम और कम लगे, तो मैंने वहाँ से देखी थी। अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो तो आप वहाँ की देख सकते हो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप उम्मीद बैच की वन शॉट देख सकते हो, या फिर प्रचंड बैच की भी देख सकते हो। वहाँ पे इनफ कंटेंट है, आपको कमी नहीं होगी, आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। जब मेरा हुआ है तो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है, वन शॉट से भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। द ओनली थिंग जो मुझे लगी थी वन शॉट देखने के बाद, कि वन शॉट्स में क्वेश्चन का नंबर जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे अगर आपके डिटेल बैचेस की बात करें तो वहाँ पे एक ही कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, बट वहाँ पे अगर वन शॉट्स अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन करवाए जाते हैं मैक्स, क्योंकि टाइम कम होता है तो जल्दी खत्म करवाना होता है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो अगर आप खुद से कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो आप खुद से कर लो, और उसके लिए भी मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगी जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपने वो कर लिया ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सो यू कैन डेफिनेटली वॉच वन शॉट्स। इसके बाद आपकी बात आती है फॉर्मूला शीट्स वगैरह की। फॉर्मूला शीट्स हो गई, रिएक्शन शीट्स, इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ऐसा नहीं करना कि सारा सिलेबस करने के बाद या फिर सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप कर रहे हो। ऐसे नहीं करना, आपको साथ साथ करनी है। जब आप लेक्चर ले रहे हो तब साथ में आपको एक शीट और पेन लेकर बैठना है। जैसे ही आपको कोई भी फॉर्मूला है तो आपको उस पर नोट डाउन करते रहना है, और इस तरह लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट पूरी रेडी हो जाएगी। तो आपको ये नहीं करना कि सब कुछ करने के बाद एंड में करेंगे, कोई बैकलॉग मत रखना इसका कि लास्ट में करेंगे, एक टारगेट बना लिया इसको भी, ये सब मत करना। लेक्चर ले रहे हो साथ साथ ही बनाते जाओ। जैसे ही कोई फॉर्मूला है, कोई रिएक्शन है, कोई एक्सेप्शन बताए सर, तो उसको साथ साथ लिखते रहो, और आपके जो लेक्चर के एंड तक ही आपकी वो शीट बन जाएगी, और आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। साथ साथ बनाओ ताकि उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाओ। खुद की बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। प्लस आपको सारे फॉर्मूलाज, रिएक्शन जो याद करने होते हैं ना, वो यहीं से होंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ आपको कम से कम 10-15 मिनट्स डेली पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद होंगे। तो बार बार बुक से तो नहीं पढ़ोगे, शीट पे लिख लो, ताकि फटाफट डेली सुबह और रात को सोने से पहले 10-15 मिनट पढ़ो, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद हो जाए। मैंने भी अपनी खुद बनाई थी, एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप सब लोग अपनी खुद बनाओ, बिकॉज खुद की बनाई हुई शीट्स बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नोट्स की। देखो, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैं पढ़ पाऊँ, सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ, वो ही बहुत बड़ी बात थी। तो नोट्स बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, बट अब ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेक्चर ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें अगर आप एक ही दिन में कर पा रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली अपने नोट्स बनाओ। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपका सारा टाइम सिर्फ लेक्चर लेने में और नोट्स बनाने में जा रहा है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, तो फिर मैं कहूँगी कि आप उस केस में नोट्स बनाना अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने में निकल रहा है और आप उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई यूज़ नहीं हो नोट्स का। अगर आपका सारा टाइम उधर ही निकल जाएगा तो फिर आप कब पढ़ोगे, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर आप तब प्रायोरिटी दो अपने रिविज़न को और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो फिर तब आप मेरी तरह लेक्चर लो, और उसके बाद आप नोट्स को जो है पीडीएफ से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आप इस तरह कर सकते हो। और जो नोट्स पढ़ना है वो आप अपने बैच के ही नोट्स पढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप मेडिजी बुक से पढ़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी और सारी एनसीईआरटी उसमें कवर्ड है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, बायो के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करनी है। एंड फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो मैं बोलूँगी कि एक बार तो वन टाइम रीड करो फिजिकल और ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक के लिए बार बार रीड करो बायो की तरह, ठीक है। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के केस में आपको क्या करना है, वन टाइम रीड करो, और जितने भी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स लगे, स्टेटमेंट्स लगे, उन सबको हाईलाइट कर लो, ताकि उसके बाद सिर्फ आप वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री के लिए करना है। एंड फॉर फिजिक्स आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपसे पढ़ी जा रही है तो आप पढ़ सकते हो। मुझसे नहीं पढ़ी गई थी तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने नोट्स ही पढ़े थे। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आप किसी भी मॉड्यूल से, डीपीपी से, जो भी आपके पास है वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से लो, उधर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे नीट लेवल के सारे क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तो कमी नहीं है। तो वहाँ पे जाओ और स्टार्ट कर दो क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर अब बायो के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपके पास टाइम कम है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो बायो के लिए आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके पास सपोज आपके पास 40 मिनट्स है, तो आप उसमें वो क्वेश्चंस करो जो आपके वीक है, जो आपके गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल उन 40 मिनट्स में आप असर्शन रीजनिंग को टारगेट करो, स्टेटमेंट बेस को टारगेट करो, मैच द फॉलोइंग को करो, डायग्राम बेस करो। तो आप वो वाले क्वेश्चंस करो जो अगर आपके मॉक टेस्ट में आए या फिर एग्जाम में आए तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो आपसे नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ से आपकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, प्लस स्पीड भी आपकी मेंटेन होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर बायो के सेक्शन में आते हैं तो पेपर लेंदी हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में। तो वहाँ से आप ये देखो कि 40 मिनट्स में आप कितने कर पा रहे हो असर्शन रीजन, कितने आप ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपको कितना टाइम जा रहा है। तो स्पीड मेंटेन करके रखो अपनी, और प्रैक्टिस करो। तो आप इन क्वेश्चन को टारगेट करो। सिंपल वन लाइन क्वेश्चंस भी करने हैं, बट इतने मत करो जितने बाकी करो। जो ज़्यादा गलत हो रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, बाकी क्वेश्चन आप थोड़े थोड़े देख सकते हो। फिजिक्स के लिए मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, एंड नाउ यू गाइस डिवाइड कि आपको कौन सी सूट करेगी, ठीक है। देखो, पहली वाली जो है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेक्चर लिया, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया, अब उन्हें आगे क्या करना है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई भी डीपीपी मॉड्यूल या फिर पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक लो, और पूरी जितने भी क्वेश्चन है उधर उस चैप्टर के, वो सारे सॉल्व कर लो, ठीक है। जो गलत हो जाए उनका सोल्यूशन देख लो, उन्हें सीख लो, ठीक है, और उन्हें मार्क करके रख दो। तो पहली स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए जिनको लेक्चर देख के समझ में आ गया। दूसरी स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जो लेक्चर देख के उन्हें समझ तो आ गया है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। वो क्वेश्चन को देख के ब्लैंक आउट हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को आगे अप्रोच कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या हमें करना है, क्या गिवन है।
नहीं समझ में आ पा रही चीज़ें, एप्लीकेशन क्लियर नहीं हो पा रही है, तो अगर ये दिक्कत अगर आप फेस करते हो जो कि मेरे साथ भी थी, तो आपको स्ट्रैटेजी 2 फॉलो करनी है। तो आपको क्या करना है, आपने लेक्चर लिया, इसके बाद आपको फॉलो करनी है 7777 क्वेश्चन सीरीज़, जो तमन्ना मैम की, जो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बेसिकली उस सीरीज़ में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ से आपको जो वो दिक्कत थी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप वन शॉट देख रहे हो, तो आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, तो वो यही है 7777 क्वेश्चन सीरीज़। तो बेसिकली जितने भी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, आपके लिए मस्ट है, आपको करनी है, चाहे स्ट्रैटेजी ए में हो, बी में हो, आपको ये सीरीज़ करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करो, बिकॉज मैंने पूरी फॉलो करी थी और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए थे। मेरे को सेम दिक्कत होती थी कि मुझे अप्रोच समझ नहीं आती थी, और मुझे फिर क्लियर हुई थी, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे, मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी थी। तो डेफिनेटली आप इसे एक बार ट्राई करो। तो इस सीरीज़ को आपको पूरा फॉलो करना है, एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना है। ऐसा मत करना कि लेक्चर की तरह चालू करके बैठ गए हो। पेपर पेन लेकर बैठना है, क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना है, देन आंसर देखना है, सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो देखो वीडियो चालू करके कि क्यों गलत है, कैसे सॉल्व करना था और आपने कैसे किया, क्या गलती हो गई, सिली मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन एरर हुई, या फिर आपने फॉर्मूला गलत लगाया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो वो चीज़ें समझो और आगे किसी और क्वेश्चन में वो गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको फॉलो करनी है सीरीज़ को, एंड डेफिनेटली एक बार करोगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंप्रूव होंगे। तो पहली चीज़ तो आपको लेक्चर लेना है, फिर ये सीरीज़ लगानी है, इसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट। ठीक है, फिर आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर आप उसे एनालाइज करोगे। अब देखोगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे। फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन आप PW पंच बुक से जाकर सॉल्व करोगे। तो वहाँ से उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर उसको इम्प्रूव करना है, उसको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये स्ट्रैटेजी वो थी जो फिजिक्स के लिए मैंने फॉलो करी थी, और इससे मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ गया था, फिजिक्स में 158 आ गया था। तो डेफिनेटली मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि इस तरह से करोगे तो होगा। एंड इसके बाद आपको ऑफ कोर्स PYQs करने हैं, जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, लास्ट 10 ईयर्स के कर लेना सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसके लिए भी अगर आपको नहीं है तो आपको PDF मिल जाएगी PYQ बुक की, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से लेके आप कर सकते हो। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी जिससे आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। मैंने इसी तरीके से किया था, मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू अपना प्लानर ले लिया, लेक्चर देखा, फॉर्मुला शीट्स बनाई, नोट्स नहीं बनाए थे, उसके लिए मैंने PDF से पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया, मैंने स्ट्रैटेजी 2 की तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एंड देन PYQs। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, और आपको क्या करनी चाहिए मैंने आपके लिए भी सब कुछ बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, सारे ऑल्टरनेटिव्स। तो इस तरह से आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। देन मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी नेसेसरी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद आपकी एक बात आती है रिवीजन की, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आपने अगर 1 आवर या 1.5 आवर अलॉट किया रिवीजन के लिए किसी भी चैप्टर की, तो आपको 15 से 20 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करना है, जो आप फॉर्मुला शीट से कर सकते हो, रिएक्शन शीट से कर सकते हो, एक्सेप्शन शीट से कर सकते हो, या फिर शॉर्ट नोट या माइंड मैप से भी कर सकते हो। तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो ये इसके थ्रू आपको रिवाइज करना है चैप्टर। इसके बाद आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज रिवीजन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कोई यूज़ नहीं है। अल्टीमेटली तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी रिवीजन में। तो अगर आपको याद होगा, तो जब मैं स्ट्रैटेजी 1 बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन्हें मार्क कर लेना है। तो वो मैंने इसलिए बोली थी वो लाइन, बिकॉज वो अब आपको यहाँ काम आएगी। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जिनके लिए आपने सोल्यूशन देखा, आपको डिफिकल्ट लगे, उनको आपको मार्क कर लेना है, और आपको उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे रिवीजन में। बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप सारा तो नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आपको उन क्वेश्चन को टारगेट करना है जो आपसे नहीं हुए थे, जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, क्योंकि वो वही क्वेश्चन है जो अगर एग्जाम में आए तो आपके गलत होने के मैक्सिमम चांस है। तो आप उनको टारगेट करो, उनको देखो, उनको रिवाइज करो और उनको इम्प्रूव करो। तो इस तरह से आपको रिवीजन करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को अगर नहीं हो तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो भी फटाफट। ट्रस्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी इस प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ज्वाइन करो एंड यूज़ करो उसे फटाफट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताना, एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।